हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सब गणित सीखेगा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए लुसेंट सब्जेक्टिव साइंस में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है जीव विज्ञान। अभी फिजिक्स का पार्ट 3 यानी लगभग आधा फिजिक्स ख़त्म हो गया है। मैंने सोचा उसके साथ साथ मैं जीव विज्ञान को भी जल्दी से ख़त्म करूँ ताकि आपको कम समय में ही पूरे साइंस कवर हो जाए। तो आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं और आज से हम एक और नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जीव विज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान के बारे में कहा गया है कि जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, इसमें ये जो बायोलॉजी है ये बायो और लॉगोज के मिलने से बना है, जिसमें बायो का अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन और लॉगोज का अर्थ होता है अध्ययन यानी स्टडी। इसको सीधे सीधे भाषा में कहें तो जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क जो कि फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के थे, इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 में किया था। आगे देखते हैं। यहाँ इस डब्बे को आप ज़रूर याद रखेंगे, इस डब्बे से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। इस डब्बे को आप ध्यान रखेंगे। डब्बे में जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं दिया हुआ है। जैसे मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है वो एपीकल्चर में होता है। एपीकल्चर में क्या होता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है सेरीकल्चर में। मत्स्य पालन का जो अध्ययन होता है वो पीसीकल्चर में होता है। तो पीसीकल्चर में हम लोग मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करते हैं और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन करते हैं। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें सिल्वी कल्चर जो है इसमें काष्ठी पेड़ों का संवर्धन करते हैं। सिल्वी कल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन है। हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान है। हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान का अध्ययन होता है और फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती की जाती है। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती की जाती है। आगे चलते हैं। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में जो विकास है वो एक प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ था। अरस्तु का काल 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक था। अरस्तु ने ही सबसे पहले पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार को प्रकट किए। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो अरस्तु को ही कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले पौधों और जंतुओं के जीवन के अलग अलग पक्षों के बारे में अपने विचार को प्रकट किए थे। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों ही जो है अरस्तु को कहा जाता है। आगे आते हैं टॉपिक नंबर 1 में, जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया गया था, जिसमें एक तो जंतु समूह था और दूसरा वनस्पति समूह था। तो अरस्तु ने समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया, जंतु समूह और वनस्पति समूह। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए लिनियस ने एक किताब लिखा था सिस्टमा नेचर। तो लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों में बांटा था। इन्होंने संपूर्ण जीवधारी को 2 जगत में बांटा, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। अरस्तु ने 2 समूहों में बांटा था, जंतु समूह और वनस्पति समूह, लेकिन लिनियस ने 2 जगत में बांटा, पादप जगत और जंतु जगत। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की थी उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। कहने का मतलब ये है कि अभी जो वर्गीकरण की प्रणाली चल रही है इसमें 2 प्रणाली वही है जो लिनियस ने दिया था, जंतु जगत और पादप जगत का।
तो कहने का मतलब है कि आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत लिनियस ने ही किया है, इसीलिए आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता है वो लिनियस को ही कहा जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है वो लिनियस को ही कहा जाता है। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण आया। अभी तक 2 ही जगत चल रहा था, अरस्तु ने ही 2 ही भागों में बांटा था और लिनियस ने ही 2 ही भागों में बांटा था। लेकिन उसके बाद कुछ और कठिनाइयाँ होने लगी तो उसको और क्लासीफाई किया गया और 5 जगत में बांटा गया। परंपरागत रूप से जो 2 जगत वाला वर्गीकरण प्रणाली चल रहा था उसका स्थान अंततोगत्वा व्हिटकर द्वारा जो 1969 में प्रस्तावित किया गया था 5 जगत प्रणाली, वो हावी हो गया। यानी 1969 ईस्वी में जो है जीवधारियों का 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो आर व्हिटेकर के द्वारा किया गया। इन 5 जगत प्रणाली के अनुसार जीवों को 5 भागों में बांटा गया। एक मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा पादप है, चौथा कवक है और 5वां जंतु है। इसमें गौर से देखिए, जो ये पादप है और जो ये जंतु है, ये दोनों पहले ही कह दिया था लिनियस ने। देख लीजिए आप, लिनियस ने बोला था कि एक पादप जगत होगा और एक जंतु जगत होगा। तो इसीलिए यानी अभी जो 5 जगत वाली प्रणाली है उसमें 2 जगत लिनियस के द्वारा ही दिया गया है, इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं लिनियस को। तो आपको याद क्या रखना है कि 5 जगत प्रणाली किसने दिया? आर व्हिटेकर ने दिया। कब दिया? 1969 में दिया। इसमें क्या क्या बात है? तो जीवधारियों को 5 भागों में बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। आइए इसको बारी बारी से पढ़ते हैं। कहता है जो मोनेरा है, मोनेरा जगत में जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, यानी जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्कीबैक्टीरिया हो गया, ये सारे जीव को मोनेरा जगत में ही शामिल किया गया है। मोनेरा जगत में जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, खास करके जितने भी जीवाणु होते हैं, चाहे वो जीवाणु हो, साइनोबैक्टीरिया हो, आर्कीबैक्टीरिया हो, इन सब को शामिल किया गया है। तंतु में जीवाणु भी इसी जगत के भाग है, यानी जितने भी जीवाणु हैं वो सब मोनेरा में आते हैं और ये सब प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, यानी बहुत ही कम डेवलप जीव। अब है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत में अनेकों प्रकार के एक कोशिकीय, खास करके जो जलीय जीव होते हैं ना, उसमें भी जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं उन्हें शामिल किया गया है। पादप और जंतु के बीच जो एक कड़ी का काम करता है यूग्लिना, ये भी प्रोटिस्टा जगत में ही है। तो पहला सवाल तो यही पूछेगा कि पादप और जंतु के बीच जो स्थित है वो कौन है? तो युग्लिना है। युग्लिना जो है वो पादप और जंतु के बीच की कड़ी का काम करता है और युग्लिना किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में। ये पादप और जंतु के बीच की कड़ी का मतलब हुआ कि ये इसमें 2 प्रकार की जीवन पद्धति है। युग्लिना के अंदर 2 प्रकार की जीवन पद्धति है। सूरज का प्रकाश यदि इसको मिल जाए तो ये अपना भोजन खुद बना लेगा, स्वपोषित हो जाएगा। लेकिन अगर प्रकाश नहीं मिला तो ये इतर पोषित हो जाएंगे। इसके अंतर्गत आमतौर पे प्रोटोजोआ आते हैं। जो प्रोटिस्टा है इसके अंतर्गत आमतौर पे प्रोटोजोआ आते हैं, लेकिन जितने भी जलीय जीव हैं और जो युग्लिना है ये सब भी प्रोटिस्टा जगत में ही आते हैं। जितने भी एक कोशिकीय जलीय जीव हैं वो सब प्रोटिस्टा में ही आते हैं। तीसरा पादप है। पादप जगत में जितने भी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव शामिल किए जाते हैं। आपको पता होगा कि पेड़ पौधे जो है उसको उत्पादक कहा जाता है। तो जितने भी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव है उनको शामिल किया जाता है पादप के अंदर। शैवाल हो गया, मॉस हो गया, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग है। आपको याद रखना है शैवाल। शैवाल जो है एक प्रकार का पौधा ही है, बहुत ही छोटा सा। तो शैवाल हो या मॉस हो, ये सब भी जो है वो पादप में ही आते हैं, चाहे वो पुष्पीय हो या अपुष्पीय हो। अब है कवक, फंगी। कवक में वे यूकैरियोटिक और परपोषित जीवधारी को शामिल किया जाता है जिनमें अवशोषण के द्वारा पोषण होता है। तो पहला सवाल तो ये है कि कवकों में शोषण कैसे होता है या कवकों में पोषण कैसे होता है? तो कवकों में जो पोषण होता है वो अवशोषण के द्वारा होता है। और कवक सारे के सारे इतर पोषी होते हैं, यानी कवक जो है वो स्वपोषी नहीं होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ये परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। जो कवक होते हैं वो या तो परजीवी होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, या मृतोपजीवी होते हैं। कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है।
कवकों की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। तो दो बात याद रखना है, पहला तो कवक में जितने भी कवक के अंदर जो है पोषण अवशोषण के द्वारा होता है, और ये सब इतरपोषी होते हैं यानी परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। अब हम पढ़ते हैं जंतु एनिमल। इस जगत में जितने भी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव शामिल किए जाते हैं। जंतु सब उपभोक्ता होता है, पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। तो जंतु जगत में जितने भी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव शामिल किए जाते हैं, इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। जंतु जगत में जो आते हैं वो होलोजोइक के साथ साथ मेटाजोआ भी है। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी जीव, ये सब के सब इसी के अंग हैं, जंतु में आते हैं। हाइड्रा भी जो है वो बहुकोशिकीय जीव है, ध्यान रखेंगे, छोटा नाम से ये आपको एक कोशिकीय नहीं है। हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है, जंतु में आते हैं। जेलीफिश हो गया, कृमि हो गया, सितारा हो गया, मछली, सरीसृप, उभयचर, जितने भी पक्षी हैं सारे, स्तनधारी, ये सब जो है वो जंतु जगत में ही आते हैं। इससे भी सवाल कई बार पूछा गया है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या कहलाती है। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई स्पेसीज या जाति कहलाती है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति या स्पीसीज कहलाती है। अब पढ़ते हैं जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया है, जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया, और ये वही कैरोलस लिनियस हैं जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है। इस पद्धति के अनुसार, यानी ये जो द्विनाम पद्धति है, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनाया जाता है। पहला शब्द तो वंश का नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति का नाम होता है। और वंश तथा जाति नामों के बाद उस वैज्ञानिक का नाम लिखते हैं जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले इस नाम से पुकारा। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम अगर होमो सैपियंस लिन है, इसका मतलब हुआ कि होमो एक वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। होमो एक वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है, और लीन तो वास्तव में लीनियस का पूरा नाम है। लीन जो है वास्तव में लीनियस का शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले लीनियस ने ही इंसान को होमो सैपियंस नाम से पुकारा था। आइए इस डब्बे को पढ़ लेते हैं। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम दिए हुए हैं। जैसे मनुष्य को बोलते हैं होमो सैपियंस, मनुष्य का नाम है, वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियरीज। गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। मक्खी का नाम है मस्का डोमेस्टिका। आम का तो कई बार पूछा भी गया है, मैग्नीफेरा या मैंजीफेरा इंडिका। धान का है ओराइजा सैटिवा। गेहूं का है ट्रिटिकम एस्टिवम। और मटर का वैज्ञानिक नाम है पिजम सैटिवम। इस डब्बे को आप जरूर याद रखेंगे। चना का है सीजर एरियटिनम। चना का वैज्ञानिक नाम है सीसर एरियटिनम। सरसों का है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज। तो सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज। चना का वैज्ञानिक नाम है सीसर एरियटिनम। मटर का वैज्ञानिक नाम है पिजम सैटिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। धान का है ओराइजा सैटिवा। आम का है मैग्नीफेरा इंडिका। मक्खी का है मस्का डोमेस्टिका। गाय का है बॉस इंडिकस। कुत्ता का है कैनिस फैमिलियरीज। बिल्ली का है फेलिस डोमेस्टिका। मेढक का है राना टिग्रीना। और मनुष्य का है होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस है। अब हम टॉपिक नंबर 2 पढ़ते, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम बता नहीं सकते, सवाल काफ़ी पूछते हैं इससे, कोशिका विज्ञान से। कोशिका विज्ञान में सबसे पहले हम लोग जीव द्रव पढ़ेंगे, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव का जो नामकरण है वो पुरकिंजे के द्वारा 1839 में किया गया था। कहेगा कि जीव द्रव का नामकरण किसने किया, तो पुरकिंजे ने किया। कब किया, तो 1839 में किया। जीव द्रव जो है वो एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है। जीव द्रव जो है जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं वो गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं
इसी के द्वारा संपन्न होती है। इसीलिए हम लोग जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। ये लाइन आप जरूर याद रखेंगे कि जीव द्रव को जीवन का क्या बोलते हैं, भौतिक आधार कहा जाता है, क्योंकि जीव द्रव की सारी जो जैविक क्रियाएं होती है वो जीव द्रव के द्वारा ही होता है। किसी भी जीव की जितनी भी मतलब जैविक क्रियाएं हैं ना, लिविंग एक्टिविटीज, वो सारे के सारे जीव द्रव के द्वारा ही होता है। इसीलिए जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है कोशिका द्रव जो कोशिका में होगा, और एक है केंद्रक द्रव जो कोशिका में केंद्रक के अंदर होगा। कोशिका में होगा तो कोशिका द्रव, और केंद्रक में होगा तो केंद्रक द्रव। तो जीव द्रव को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है कोशिका द्रव, यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। अगर जीव द्रव कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में है, किसी भी कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वो और कोशिका झिल्ली के बीच में अगर जीव द्रव है तो कोशिका द्रव कहलाएगा। और केंद्रक द्रव जो है यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। तो कोशिका में केंद्रक के अंदर रहेगा तो वो होगा कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव सॉरी। और कोशिका द्रव में क्या होगा, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहेगा। आगे देखते हैं, जीव द्रव का जो 99% भाग है वो निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। जीव द्रव का जो 99% भाग है वो निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन 76% होता है, कार्बन जो है 10.5% होता है, हाइड्रोजन 10% होता है और नाइट्रोजन 2.5% होता है। तो जीव द्रव का जो 99% भाग है वो 4 तत्वों को मिला के बना है। ऑक्सीजन 76% है, कार्बन 10.5% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 2.5% है। जीव द्रव का लगभग 80% भाग तो जल ही होता है। जीव द्रव का लगभग 80% भाग क्या होता है, जल होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक अणुओं का जो अनुपात है वो 81:19 होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक अणुओं का अनुपात 81:19 होता है। अब पढ़ते हैं कोशिका। कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जो है वो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एंटोनी वान ल्यूबेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था और इसका वर्णन भी किया था। तो कोशिका को सबसे पहली बार कौन देखा था, एंटोनी वान ल्यूबेनहॉक ने देखा था। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग तो सबसे पहले एक अंग्रेज वैज्ञानिक हुआ करता था रॉबर्ट हुक, उन्होंने किया था 1665 में। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। सबसे छोटी कोशिका जो है वो एक जीवाणु की होती है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो एक जीवाणु की होती है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। सबसे लंबी कोशिका बोला जाए तो तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका किसका है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, पूछ सकता है। तो कोशिका सिद्धांत जो है, सेल थ्योरी जो है, यह 1838-39 में मैथियस स्लाइडेन तथा थियोडर स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। स्लाइडेन का पूरा नाम मैथियस स्लाइडेन है और स्वान का पूरा नाम थियोडर स्वान है। हालांकि इनका सिद्धांत यह बताने में सफल नहीं हो पाया कि नई कोशिकाएं का निर्माण कैसे होता है। तो ये जो सिद्धांत इन्होंने नहीं बता पाया स्लाइडेन और स्वान, तो इसको सिद्ध करने के लिए 1855 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए, रडोल्फ विरचॉव। रडोल्फ विरचॉव ने 1855 ईस्वी में यह स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है, कोशिका टूटती है और जो नई कोशिकाओं का जो निर्माण है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। अब कोशिका सिद्धांत जो कि 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, उसकी मुख्य बातें क्या है, तो पहला तो है कि सभी जीव कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद से ही बने होते हैं। जितने भी जीव हैं वो या तो कोशिका के बने हैं या फिर कोशिका के अलग अलग प्रोडक्ट्स के बने हुए हैं। दूसरा, सभी कोशिकाएं पहले से स्थित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है। ये बात 1855 में विरचॉव ने कहा था। जितनी भी नई कोशिकाएं हैं वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनते हैं। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया के द्वारा होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता का काम करता है।
कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब हुआ कि इन कोशिकाओं में हिस्टोन नाम का प्रोटीन नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा प्रोटीन अनुपस्थित रहता है? तो हिस्टोन, जिसके कारण इसके अंदर क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का जो सूत्र है यही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है और अन्य कोई भी आवरण इसको घेरे हुआ नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं उपस्थित होती है। मोटे तौर पे कहे तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो बहुत ही कम डेवलप है या कोशिका के शुरुआती का फेज है। जीवाणुओं में और नीलहरित शैवालों में इसी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। यानी जीवाणु और नीलहरित शैवाल ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, इनकी कोशिकाएं भी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। आगे देखिए, आगे है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण होते हैं। केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है जिसके अंदर डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका भी होते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका डेवलप कोशिका होता है, उसके अंदर केंद्रक भी होता है, केंद्रिका भी होता है, क्रोमैटिन भी होता है और हिस्टोन नाम का प्रोटीन भी होता है। अब यहाँ पे कुछ अंतर दिया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। देखिए, ज़्यादातर चीज़ें जो है वो प्रोकैरियोटिक में होती ही नहीं है क्योंकि ये शुरुआती फेज है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। पहला देखिए, कोशिका भित्ति। जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें कोशिका भित्ति जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उसके अंदर जो कोशिका भित्ति होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक जीव है उसके अंदर कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अनुपस्थित रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं रहता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं रहेगा और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं रहेगा। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिकाएं हैं तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी रहेगा और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रहेगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होगा वो 70S प्रकार के होते हैं। एस मतलब स्वेट बर्गस इकाई है और नीचे पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो राइबोसोम के अंदर जो है वो प्रोकैरियोटिक 70S प्रकार के होते हैं, एस उसका मात्रक है इकाई, और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के होते हैं। अब देखिए, गोल्जी काय हो या केंद्रक झिल्ली हो या लाइसोसोम हो, गोल्जी काय, केंद्रक झिल्ली या लाइसोसोम, ये जो है ना गोल्जी काय, केंद्रक झिल्ली, ये तीनों गोल्जी काय, केंद्रक झिल्ली या लाइसोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये पाए जाते हैं। तो गोल्जी काय हुआ, केंद्रक झिल्ली हुआ और लाइसोसोम हुआ, ये सब जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में होती है। डीएनए इसमें रहता तो है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन कितना, एकल सूत्र के रूप में रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए रहता है वो एकल सूत्र में रहता है, जबकि प्रोकैरियोटिक के अलावा जो यूकैरियोटिक है उसमें पूरा विकसित होता है और दोहरे सूत्र के रूप में रहता है। कशाभिका जो है वो प्रोकैरियोटिक में केवल एक तंतु का होता है। जो कशाभिका है वो प्रोकैरियोटिक में केवल एक तंतु का होता है, इसमें 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका देखिए ये अनुपस्थित रहता है, केंद्रिका हुआ, सेंट्रियोल हुआ, केंद्रिका और सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में रहता है। श्वसन जो है, यहाँ याद रखने वाली बात है, जो श्वसन है वो प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। श्वसन जो है वो प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होगा, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। हम लोगों में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन जो है ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण जो है ये होता तो है, प्रकाश संश्लेषण जो है वो प्रोकैरियोटिक में थाइलेकाइड में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो प्रोकैरियोटिक में कहाँ होगा, थाइलेकाइड में, जबकि यूकैरियोटिक में होता है क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका विभाजन की बात करें
तो प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का होगा, जबकि इसमें अर्धसूत्री या समसूत्री दोनों प्रकार का हो सकता है। तो ये कुछ अंतर थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम कोशिका के कुछ भाग पढ़ते हैं। कोशिका के क्या क्या भाग हैं। कोशिका भित्ति देखिए, पहले पढ़ते हैं कोशिका भित्ति, सेल वाल। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखेंगे कि कोशिका भित्ति जो है वो केवल और केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप पेड़ पौधे में ही पाया जाता है। ये जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज का बना होता है। पादपों का जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज का बना होता है। तीसरा बोला कि ये जो कोशिका भित्ति है यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में सहायता करता है। कोशिका भित्ति जो है पहली बात तो केवल और केवल पादप में होगा, दूसरा ये सेल्यूलोज का बना होगा, और तीसरा जो है वो कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में सहायता करेगा। जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है वो पेप्टिडोगल केन का बना होता है। ये आप याद रख लेंगे कि जो जीवाणु की कोशिका भित्ति है ना वो पेप्टिडोगल केन का बना होता है। तो कोशिका भित्ति क्या था, केवल और केवल पादप में। अब है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इन झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के जितने भी तामझाम है ना, जितने भी अवयव हैं वो सब एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इसी झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये जो कोशिका झिल्ली है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कुछ आएगा कुछ जाएगा। इसका मेन काम होता है कि कोशिका के अंदर क्या चीज़ आने देना है और क्या चीज़ कोशिका से बाहर जाने देना है। यानी हर चीज़ को कोशिका के अंदर नहीं आने देगा और हर चीज़ को कोशिका से बाहर भी नहीं जाने देगा। एक प्रकार से पहरेदार का काम करता है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। ये भी आप याद रख सकते हैं कि कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड की बनी होती है, और ये जो लिपिड नाम का घटक है वो फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। कोशिका झिल्ली तो लिपिड के बने होते हैं, लेकिन वो लिपिड खुद ही जो है वो फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से ये पता चला कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली लिपिड्स की बनी होती है, फास्फोग्लिसराइड की भी बनी होती है, और प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट भी होता है। कोशिका झिल्ली का जो डेवलप नमूना है, उन्नत नमूना, वो 1972 ईस्वी में सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया था। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 ईस्वी में सिंगर तथा निकोलसन द्वारा दिया गया था, जिसे तरल क्रीमीर नमूना के रूप में जाना जाता है। तो पूछ सकता है कि तरल क्रीमीर नमूना कौन दिया, तो सिंगर और निकोलसन ने दिया 1972 में। या फिर बोलेगा कि कोशिका झिल्ली जो है उसका उन्नत नमूना किसने दिया, तो 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्वि सतह के भीतर प्रोटीन जो है वो पार्श्विक गति करता है। इसको आप याद रख लेंगे। अब है तारक काय, सेंट्रोसोम जिसको बोलते हैं। तारक काय भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तारक काय केवल और केवल जंतु कोशिका में ही पाई जाती है, ये पेड़ पौधे में नहीं पाई जाती है। तारक काय का खोज बोबेरी ने किया था। तारक काय का खोज बोबेरी ने किया था। यह केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तारक काय केवल और केवल जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिनको हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। सेंट्रियोल जो है वो समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करता है। आगे पढ़ते हैं ER, अंतर्द्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जो जालिका तंत्र बिखरा हुआ आपको दिखलाई पड़ता है, इसी को हम लोग अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जो राइबोसोम होते हैं ये कहाँ मिलेंगे आपको, तो ये अंतर्द्रवी जालिका जो है ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रवी जालिका के सतह पर ये राइबोसोम मिलते हैं उसको हम लोग खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रवी जालिका कहता है, राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रवी जालिका चिकनी लगने लगती है। कहता है कि राइबोसोम की अनुपस्थिति पर
क्योंकि राइबोसोम होगा तो वो खुरदुरी होगा, लेकिन जब राइबोसोम नहीं रहेगा तो अंतर्द्रवी जालिका जो है वो क्या होगी, चिकनी लगने लगती है। अतः इसे चिकनी अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। यानी जिस अंतर्द्रवी जालिका पर राइबोसोम नहीं चिपके होंगे वो चिकनी होंगे। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेती है, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेती है उनमें खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण में मुख्य स्थल होते हैं। कहता है जो चिकनी अंतर्द्रवी जालिका है वो प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीराइडल हार्मोन चिकनी अंतर्द्रवी जालिका में ही होते हैं। राइबोसोम होता है खुरदुरी वाले में, लेकिन जो स्टीराइडल हार्मोन है, स्टीराइडल जो हार्मोन है वो चिकनी अंतर्द्रवी जालिका में ही आपको देखने को मिलेगा। ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम उन सभी वसाओं और प्रोटीन का संचार करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, जो कि अलग अलग झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करता है। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका मेन काम है उन सभी वसाओं और प्रोटीन का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग का निर्माण करना। अब है राइबोसोम। राइबोसोम को सबसे पहले रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने 1953 ईस्वी में देखा था। राइबोसोम को सबसे पहले रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिकाओं में देखा था, जबकि जी.ई. पैलाडे ने 1953 ईस्वी में ही जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। तो राइबोसोम को रॉबिन्सन और ब्राउन ने पादप कोशिका में देखा 1953 में, जबकि जी.ई. पैलाडे ने 1953 में ही जंतु कोशिका में देखा। और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया था। 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। ये जो राइबोसोम होता है वो आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। तो राइबोसोम जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है। ये बात आप याद रखेंगे कि राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान भी प्रदान करता है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करता है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। राइबोसोम के अंदर ही प्रोटीन का उत्पादन होता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि आपको हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया एवं खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका में भी मिलती है। तो राइबोसोम आपको कोशिका द्रव के अलावा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया एवं जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदुरी वाली है वहाँ भी मिलेगी। इससे आगे पढ़ते हैं कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो 80S प्रकार का होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 70S प्रकार का होता है। यहाँ पर S जो है वो श्वेटबर्गस इकाई है, ठीक है। अब साधन गुणांक को दिखा रहा है। यह अपरोक्ष रूप में आकार व घनत्व को ही व्यक्त कर रहा है। ये नोट आप याद रखेंगे कि जो स्तनधारी है ना उसके लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतर्द्रवी जालिका नहीं पाई जाती है। जो स्तनधारी होता है ना उसके आरबीसी में या लाल रक्त कण में राइबोसोम नहीं पाया जाता है और अंतर्द्रव जालिका भी नहीं पाई जाती है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण होने के लिए राइबोसोम चाहिए और लाल रक्त कण में राइबोसोम होता ही नहीं है, इसीलिए लाल रक्त कण द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। अब है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का अगला भाग है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोलते हैं हिंदी में सूत्रकणिका। तो इसकी खोज अल्टमैन के द्वारा 1886 में किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा 1886 में किया गया था और बेंडा ने इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया 1886 में, लेकिन बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल है, यानी श्वसन का सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, लेकिन कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का जो ऑक्सीकरण है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है।
ऊर्जा युक्त जो भी कार्बनिक पदार्थ है उसका जो ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीकरण, टूटता फूटता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। पूछ सकता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम जो कि 70S प्रकार का है तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है विखंडन द्वारा विभाजित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे विभाजित होता है? विखंडन के द्वारा। ये नोट याद करने लायक है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है डीएनए केंद्रक के अलावा डीएनए जो है ना, डीएनए जो है वो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी आपको मिल जाएगा। तो डीएनए कहाँ कहाँ मिलेगा? एक तो मिलेगा केंद्रक में, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में और उसके बाद हरित लवक में। आगे है गोल्जी काय, गोल्गी बॉडी बोलते हैं। गोल्जी काय का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, जो इटली का वैज्ञानिक था। गोल्जी काय का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, जो इटली का वैज्ञानिक था। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। जो गोल्जी काय है वो सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्जी काय को हम क्या कह सकते हैं? कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक जो है हम लोग गोल्जी काय को ही कहते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम के निर्माण भी करते हैं। ये जो क्या कहते हैं, ये जो है कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। कौन? ये गोल्जी काय जो है। गोल्जी काय ये क्या क्या करता है? कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जी काय जो है वो ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। अब है लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज डी डूबे ने किया था, इसको आप याद रख लेंगे। लाइसोसोम का खोज डी डूबे ने किया था। लाइसोसोम ये सूक्ष्म गोल एकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण समवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में होता है। पूछ सकता है कि लाइसोसोम का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो लाइसोसोम का निर्माण समवेष्टन विधि द्वारा होता है गोल्जी काय में। लाइसोसोम में बहुत प्रकार की जल अपघट्य एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर बहुत प्रकार के जल को अपघटित करने वाले एंजाइम होते हैं, जैसे हाइड्रोलेजेज। एक तो एंजाइम है क्या? हाइड्रोलेजेज है, एक है लाइपेसेज, एक है प्रोटोएसेज और एक है कार्बोहाइड्रेजेज। ये सारे एंजाइम मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि को पचा पाने में सक्षम होता है। इसीलिए इसे हम लोग आत्मघाती थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम का खोज डी डूबे ने किया था, इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। स्तनधारी का जो आरबीसी होता है उसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। स्तनधारी जो होते हैं उसके आरबीसी में या लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। अब है लवक। ये भी आपको याद रखना है कि लवक केवल और केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। जैसे कोशिका भित्ति था ना, वैसे लवक है। लवक भी केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति भी केवल पादप में ही पाया जा रहा था। ये जो लवक है वो 3 प्रकार के होते हैं। लवक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट
अवर्णी को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट और वर्णी को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक हरे रंग का होता है। तो पहला बात तो आपको याद रखना है कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हरित लवक। हरित लवक नाम से भी लग रहा है थोड़ा हरा होगा, क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो हरित लवक जो है हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होती है। इसी की सहायता से पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण कर पाता है और भोजन बना पाता है। इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई कहते हैं। पादप कोशिका का रसोई बोलते हैं हरित लवक को, क्योंकि हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल होता है और इसी की सहायता से पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना पाता है। इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। हरित लवक में राइबोसोम पाया जाता है। पत्तियों का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पत्तियों का रंग जो पीला है उसके अंदर कैरोटीन के निर्माण की वजह से होता है। अब है ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक। यह रंगहीन लवक है। अवर्णी लवक जो है वो क्या है? रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाई जाती है जो सूरज के प्रकाश से काफ़ी दूर रहता है या जिसको सूरज का प्रकाश नहीं मिल पाता है, जैसे जड़ हो गया, जमीन के अंदर वाला जो तना है, इन सब में जो है अवर्णी लवक पाया जाता है। तो ये सब क्या करते हैं? भोजन इकट्ठा करने वाला संग्रहक होता है। ये सब यानी भोज पदार्थों का संग्रह करने वाले लवक होते हैं। जो अवर्णी लवक है वो प्रकाश से दूर पाए जाते हैं, जहाँ प्रकाश नहीं मिलेगा। जमीन के अंदर जड़ हो गया, भूमिगत तना हो गया। तो जड़ और भूमिगत तना जो है वो भोजन इकट्ठा करने वाला लवक होता है। अब है वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंग बिरंगे टाइप के होते हैं। ये प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भागों में पाए जाते हैं, जैसे फूल हो गया, फल भित्ति हो गया, बीज हो गया आदि। वर्णी लवक के कुछ अन्य उदाहरण देख लीजिए आप। टमाटर में लाइकोपेन होता है। गाजर में कैरोटीन होता है। चुकंदर में बीटानिन होता है। ये आप याद रखेंगे कि वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन है? कहता है कि वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन एक ऐसा वर्णक है जो पेड़ पौधे को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, फाइकोसाइनिन। आगे है रसधानी वैक्यूल्स। यह कोशिका की निर्जीव रचना है। रसधानी जो है वो कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी रहती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक तथा बहुत छोटी होती है। जंतु कोशिका में जो रसधानी है वो बहुत ही छोटा रहते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, परंतु पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। पादप कोशिका में रसधानी थोड़े बड़े होते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से घिरे रहते हैं जिसे हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुंचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। अमीबा में जो संकुंचनशील रसधानी है, रसधानी, ये उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। आगे है केंद्रक। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रबंधन के समान काम करता है। केंद्रक द्रव में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा हुआ दिखलाई पड़ता है। इसे हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन नाम कौन दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। क्रोमैटिन, पहले बात समझिए, केंद्रक द्रव में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा हुआ दिखलाई पड़ता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन नाम जो है वो फ्लेमिंग ने दिया था। यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है। ये जो क्रोमैटिन है जो नाम फ्लेमिंग ने दिया था, ये प्रोटीन, हिस्टोन नाम का जो प्रोटीन है वो और डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़ कर बहुत छोटे छोटे और मोटे मोटे धागे के रूप में जमा हो जाता है। इन धागों को हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, चिंपैंजी में 24 जोड़ा गुणसूत्र होता है, बंदर में 21 जोड़ा गुणसूत्र होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है।
जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं, जिन्हें हम लोग क्रोमोनीमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनीमाटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र जो है वो दो क्रोमैटिड का बना होता है। प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमैटिड का बना होता है। दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। जहाँ पे वो जुड़ते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। चूँकि ये जीन गुणसूत्रों पर बैठे होते हैं या गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और गुणसूत्रों के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, इसीलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहते हैं। वंशागति का वाहक किसे कहते हैं? गुणसूत्र को कहते हैं, क्योंकि गुणसूत्र पर जीन होते हैं और जीन का जो ट्रांसफ़र है वो गुणसूत्रों के माध्यम से ही होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। इसीलिए गुणसूत्र को हम लोग वंशागति का वाहक कहते हैं। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं भी दिखलाई पड़ेगी। इसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे केंद्रिका कहते हैं। राइबोसोम के लिए इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। पहले तो आप आरएनए का फुल फॉर्म याद कर लो, राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। तो उसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं डीएनए एवं आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। डीएनए की ज़्यादातर मात्रा आपको केंद्रक में मिलेगी, हालांकि इसकी कुछ मात्रा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगी और हरित लवक में भी मिलती है, जो इससे पहले ही आप किसी नोट में पढ़ चुके हैं कि डीएनए आपको जो है केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगी। तो डीएनए का अधिकांश भाग तो आपको मिल जाएगा केंद्रक में, लेकिन उसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए क्या होते हैं? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब यहाँ देखिए ये दिया हुआ है कि जो डीएनए है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। डीएनए इसमें एक न्यूक्लियोसाइड है और एक क्या है? फॉस्फेट। तो एक तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियोसाइड है और दूसरा फॉस्फेट है। न्यूक्लियोसाइड में जो है क्षार और क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, यानी शुगर और एक बेस है। अब क्षार पढ़ते हैं। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में उपस्थित क्षार जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार होंगे। एक तो होता है एडिनिन, एक होता है गुआनिन, एक होता है थाइमिन और तीसरा चौथा है साइटोसिन। एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ा रहता है। एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ा रहेगा, जबकि साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ जुड़ा रहेगा। एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़े रहेंगे। एडिनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध होते हैं, जबकि साइटोसिन और गुआनिन के बीच जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन और क्रिक ने 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, द्विकुंडलित संरचना मॉडल दिया था। ये कई बार पूछा गया है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया? तो 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक ने दिया है। इस काम के लिए इन दोनों को 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था, वाटसन एवं क्रिक को। डीएनए का काम क्या है? डीएनए का काम है क्या, समझिए। डीएनए जो है वो सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। डीएनए का इकाई क्या है? जीन। डीएनए का इकाई जो है वो जीन है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। डीएनए जो है वो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का जो संश्लेषण किया था वो हरगोविंद खुराना ने किया था। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण पहली बार कौन किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। आरएनए का निर्माण, डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। जो डीएनए है ना, उसी से आरएनए का निर्माण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर
आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन बेस जो थायमिन था उसके स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। यही आपको ध्यान रखना है कि थायमिन के स्थान पर जो है यूरेसिल आ जाता है। कुछ समय बाद आरएनए की जो एक जैसी श्रृंखला थी वो टूट करके अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक होता है राइबोसोमल आरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए होता है, यानी स्मॉल आर आरएनए। ये राइबोसोम पर लगे होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। यानी जो राइबोसोमल आरएनए होता है ये राइबोसोम पर ही लगे होते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। एक होता है ट्रांसफ़र आरएनए, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं। जब प्रोटीन संश्लेषण होगा तो अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं जहाँ पर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। अब है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए यह केंद्रक के बाहर अलग अलग आदेश लेकर एमिनो अम्लों को चुनने में मदद करता है। अब देखिए डीएनए और आरएनए में मेन अंतर क्या है। तो पहला अंतर तो यह है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। दूसरा कि डीएनए में जो बेस होते हैं वो 4 प्रकार के एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। लेकिन यहाँ जो आरएनए है यहाँ भी 4 प्रकार के बेस है, लेकिन जहाँ पर थाइमिन है वहाँ पर यूरेसिल आ जाता है, बाकी सब सेम ही रहता है। तो आरएनए में भी 4 प्रकार के बेस होते हैं। आगे है यह मुख्यतः डीएनए जो है मुख्य रूप से केंद्रक में ही पाया जाता है। डीएनए हालांकि इसके अलावा भी हर्तलवक और माइटोकॉन्ड्रिया में है, लेकिन मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन जो आरएनए है वो केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में ही पाया जाता है। तो ये इसका अंतर था। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखिए क्या है। तो पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति होता है। पहला बता देता आपको कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होगा, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होगा। लवक कोशिका जो पादप कोशिका है उसके अंदर लवक पाया जाता है, 3 प्रकार के लवक, लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। हाँ, जो सेंट्रोसोम बोले तो तारक काय वो केवल जंतु कोशिका में होता है। तो तारक काय जो है वो पादप कोशिका में नहीं होगा, सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं होगा, लेकिन जंतु कोशिका में तारक काय रहता है। जो रिक्तिका था वैक्यूल्स जो है वो पादप कोशिका में बड़ी बड़ी होती है, 90% भाग कवर करते हैं, पढ़े थे आप। लेकिन जो जंतु कोशिका की रिक्तिका है वो काफ़ी छोटी होती है। पादप कोशिका का आकार लगभग आयताकार होता है। जो पादप होता है लकड़ी वाला, पादप कोशिका का आकार लगभग आयताकार होता है, जबकि जंतु कोशिका का आकार क्या होता है, लगभग गोलाकार होता है, वृत्ताकार होता है। ऐसा होता है वृत्ताकार। अब है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को सबसे पहले 1855 में विरचाओ ने देखा था। जब आप पढ़ रहे थे सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, तो वहाँ पे बोला गया था ना कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से ही होती है, उसी के विभाजन से। ये बात 1855 में विरचाओ ने ही कहा था। कोशिका का विभाजन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अब असूत्री विभाजन जो है यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ, जो भी मतलब अविकसित कोशिकाएं हैं उसके अंदर असूत्री विभाजन होता है। जीवाणु हुआ, नीलहरित शैवाल हुआ, ईस्ट हुआ और अमीबा हुआ, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, अविकसित जीव हैं, तो इनकी कोशिका में असूत्री विभाजन होगा। अब है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले एक जर्मन का जीव वैज्ञानिक था वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मन के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था। उन्होंने ही सन 1882 ईस्वी में इस प्रक्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोसिस नाम दिया था।
कहता है कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मन के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा था 1879 ईस्वी में, और इसी प्रक्रिया को उन्होंने 1882 में जाकर के माइटोसिस नाम दिया था। यह विभाजन जो है वो कायिक कोशिका में होता है। माइटोसिस नाम का जो विभाजन है वो कायिक कोशिकाओं में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए जो समसूत्री विभाजन है उसको 5 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में? 5 चरणों में। एक है अंतरावस्था, एक है पूर्वावस्था, मध्यावस्था, चौथा है पश्चावस्था और पांचवा है अंत्यावस्था। इस विभाजन के फल स्वरूप जो एक डॉटर, एक जनक कोशिका होती है ना, पेरेंट सेल, उससे 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। असूत्री विभाजन जो है उसमें एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की जो पश्चावस्था है वो बहुत ही छोटी होती है, सबसे छोटी होती है, मात्र 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। अब है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को फार्मर तथा मूरे के द्वारा 1905 में देखा गया था। अर्धसूत्री विभाजन फार्मर तथा मूरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सबसे पहले वीजमैन ने किया था, लेकिन इनका सर्वप्रथम जो विस्तृत अध्ययन है वो स्ट्रासबर्गर ने किया था 1888 में। तो अर्धसूत्री विभाजन को खोजा था सबसे पहले वीजमैन ने, लेकिन इसका डिटेल अध्ययन किया था 1888 में स्ट्रासबर्गर ने। ये जो विभाजन है अर्धसूत्री विभाजन, ये जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन है ये 2 चरणों में पूरा होता है। एक होता है अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे हम लोग न्यूनकारी विभाजन या रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं पाई जाती है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 होता है। जो अर्धसूत्री जो 2 प्रकार से विभाजित होती है उसमें जो अर्धसूत्री 1 है, प्रथम है, वो 4 प्रकार से विभाजित होती है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 सबसे लंबी प्रावस्था होती है। प्रोफेज 1 जो है ये सबसे लंबी प्रावस्था होती है, जो 5 फिर से उप अवस्थाओं में बटी होती है। लेप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पैकीटीन होता है, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस होता है। प्रोफेज 1 जो है ये 5 में से सबसे लंबा अवस्था है और ये फिर से 5 उप अवस्थाओं में बांटे गए हैं। लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकीटीन है और डिप्लोटीन है तथा डाइकिनेसिस है। अब है लेप्टोटीन। गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं। गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या इसमें द्विगुणित हो जाती है, डिप्लॉइड हो जाती है। लेप्टोटीन में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है। अब है जाइगोटीन। समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं। समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे हम लोग सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। अब आगे पढ़ते हैं पैकीटीन। आगे क्या पढ़ेंगे? पैकीटीन। प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमैटिडों में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब 4 क्रोमैटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मातृ होते हैं और 2 पितृ क्रोमैटिड होते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमैटिड एक या एक से ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ तथा पितृ क्रोमैटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमैटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमैटिड के टूटे हुए स्थान से जुड़ जाते हैं। इसी को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं।
इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय जो है वो पैकेटिन अवस्था में होती है। जीन विनिमय पैकेटिन अवस्था में होती है। इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेती है। जीन विनिमय जो है वो पैकेटिन अवस्था में होती है और इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टीर क्रोमैटिड के बीच होता है। क्रॉसिंग ओवर जो है हमेशा नॉन स्टीर क्रोमैटिड के बीच होता है। आगे देखिए, आगे डिप्लोटीन, समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। डिप्लोटीन में क्या होता है, समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के दो सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे हुए रहते हैं। ऐसे स्थानों को काईइज़्माटा कहते हैं। काईइज़्माटा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं। काईइज़्माटा का अंतीयकरण हो जाता है। काईइज़्माटा का अंतीयकरण हो जाता है डाइकिनेसिस। अब आगे पढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट है, जो पांचवा था सबसे, डाइकिनेसिस। केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन 2 समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 जो है वो समसूत्री विभाजन के ही समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका यानी एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनता है। ये आप याद रख लेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन से एक जो जनक कोशिका होगा उससे 4 डॉटर सेल या 4 संतति कोशिका का निर्माण होगा। अब समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या है, तो पहला देखिए, समसूत्री विभाजन पहली बात तो कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। दूसरा, समसूत्री विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है। समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। तीसरा बोला कि समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 ही कोशिकाएं बनती है। कहता है समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में एक पेरेंट सेल से 4 कोशिकाएं बनती है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं देखने को पड़ती है। नाम से लग रहा है समसूत्री, तो उसमें आपको आनुवंशिक विविधता देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में माता पिता दोनों से अलग अलग गुणसूत्र आने की वजह से इसमें आपको आनुवंशिक विविधता देखने को मिलेगी। पांचवा है, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। छठा है, समसूत्री विभाजन में जो प्रोफेज अवस्था है वो छोटी होती है। समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज अवस्था है वो लंबी होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम बस 1 और 2 टॉपिक को कवर करेंगे। आगे के पार्ट में हम टॉपिक नंबर 3 से शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, लगता है कि आपके फ़ायदे के लिए कुछ काम हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और लाइक तो कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को शेयर कीजिए, जो भी आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जहां से हम टॉपिक नंबर 3 को कवर करेंगे और जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर पूरे लुसेंट के साइंस को कवर कर देंगे, ताकि भावी जो फ्यूचर में एग्ज़ाम आपका हो रहा है ग्रुप डी, उसमें आपको फ़ायदा मिले। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।